गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आपका इस लेक्चर में स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको क्लास 9th हो या क्लास 10th हो या क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, इस क्लास में मैं संख्याओं को आपका अध्ययन कराऊंगा कि संख्याएं क्या होंगी और संख्या कितने प्रकार की होगी और किस संख्या से मिलकर कौन सी संख्या बनी होगी। देखिए, इस क्लास में मैं आपको संख्याओं का 3 वर्गीकरण कराऊंगा। पहला वर्गीकरण आपका सिंपल होगा, दूसरा वर्गीकरण पहले वर्गीकरण से थोड़ा विस्तार में होगा और तीसरा वर्गीकरण दोनों वर्गीकरण से पहले और दूसरे वर्गीकरण से और विस्तार में होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो को एंड से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को शुरू से और लास्ट तक देखिएगा। देखिए भाई, सबसे पहले आप क्या करोगे, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण हमेशा याद रखना कि संख्याएं आपकी दो प्रकार की होंगी। संख्याएं कितने प्रकार की होंगी? दो। पहली संख्या का नाम है वास्तविक संख्या और दूसरी संख्या का नाम है आपकी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसे आप इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलोगे। इमेजिनरी नंबर, क्या बोलोगे आप इसे इंग्लिश में? इमेजिनरी नंबर। और आप इस वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलोगे। हमेशा याद रखना कि संख्याएं कितने प्रकार की होंगी? दो प्रकार की होंगी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अगर मैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग कर दूं तो इन दोनों के योग से जो प्राप्त संख्या होगी उस संख्या का नाम क्या होगा भाई? समिक्ष संख्या। क्या होगा भाई उस संख्या का नाम? समिक्ष संख्या। उन संख्या का नाम क्या होगा भाई? समिक्ष संख्या, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए भाई, वास्तविक संख्याएं आपकी दो प्रकार की होंगी। पहली वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होंगी, जिसे परिमेय संख्या बोलेंगे। किसी क्या बोलेंगे इसे? परिमेय संख्या। और इसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोला जाता है। इसे आप क्या बोलोगे भाई? इरेशनल नंबर। आपकी परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होंगी, जिसे आप पूर्णांक संख्या बोलोगे और इसे आप भिन्नात्मक संख्या बोलोगे। क्या बोलोगे? भिन्नात्मक संख्या। पूर्णांक संख्या को आप इंग्लिश में इंटीजर बोलोगे, इंटीजर। और भिन्नात्मक संख्या को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? फ्रैक्शन। इसे आप क्या बोलोगे भाई? फ्रैक्शन। ठीक है। अब पूर्णांक संख्याएं आपकी तीन प्रकार की होंगी। एक होगी आपकी ऋण पूर्णांक संख्या, एक होगा आपका शून्य और एक आपका होगा धन पूर्णांक संख्या। देखिए, इसे इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। नेगेटिव इंटीजर। इसे इंग्लिश में भाई जीरो बोलेंगे और इसे इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर। देखिए, शून्य और धन पूर्णांक से मिलकर आपकी दो संख्याएं बनी होंगी हमेशा। पहली संख्या होगी आपकी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, और दूसरी होगी आपकी पूर्ण संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोला जाएगा। क्या? होल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं आपकी दो प्रकार की रहेंगी। कितने प्रकार की रहेंगी? प्राकृतिक संख्याएं आपकी दो प्रकार की रहेंगी। पहली, जिसे आप क्या बोलोगे? भाज्य, और इसे आप क्या बोलोगे भाई? अभाज्य।
जैसे आप क्या बोलोगे, भाज्य और अभाज्य। भाज्य को इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिटिव नंबर, कंपोजिटिव नंबर। और भाई अभाज्य को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। क्या बोला जाएगा इसे, प्राइम नंबर। हमेशा एक बात याद रखना, भाज्य का दूसरा नाम होता है यौगिक संख्या। क्या होगा, यौगिक संख्या। इसी भाज्य को हम संयुक्त संख्या भी बोला जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे, संयुक्त संख्या। और इसी भाज्य संख्या को हम संयुग्मी संख्या भी बोलते हैं। ये कौन सी संख्या भैया, संयुग्मी संख्या। इसी भाज्य संख्या को यौगिक संख्या बोलेंगे, संयुक्त संख्या बोलेंगे, और इसी को क्या बोलेंगे, संयुग्मी संख्या। ऐसे ही अभाज्य संख्या को भाई ऋण संख्या बोला जाएगा, ऋण संख्या। और इसी को असंयुक्त संख्या भी बोला जाता है, असंयुक्त संख्या। तो ये आपका क्या हो गया, संख्याओं का वर्गीकरण हो गया कि संख्या कितने प्रकार की होंगी। आप बोलोगे 2 प्रकार की होंगी। कौन कौन सी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग हमेशा समीप संख्या कहलाएगा। आप वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होंगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होंगी, पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक संख्या। पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होंगी, जिसे बोला जाएगा ऋण पूर्णांक संख्या, जीरो और धन पूर्णांक संख्या। जीरो और धन पूर्णांक संख्या से मिलकर 2 संख्या बनेंगी, जिसे क्या बोला जाएगा, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या आपकी 2 प्रकार की होंगी, जिसे एक भाज्य बोला जाएगा और एक अभाज्य। भाज्य का दूसरा नाम यौगिक संख्या भी होता है, संयुक्त संख्या भी होता है और संयुग्मी संख्या भी होगा। ऐसी अभाज्य संख्या का नाम ऋण संख्या भी होगा और असंयुक्त संख्या भी होगा। तो ये मैंने आपको क्या बताया अब तक, ये मैंने आपको संख्याओं का वर्गीकरण बताया भाई, कौन सी संख्या किस संख्या से मिलकर बनी होगी। तो ये संख्या का वर्गीकरण है, पहली संख्याओं का वर्गीकरण। मैंने संख्या का वर्गीकरण आपसे कितने तरीके से कहा था, 3 तरीके से, जिसमें से मैंने एक तरीका आपको बता दिया है संख्याओं के वर्गीकरण का। ठीक है, अब हमें देखिए इन संख्याओं के बारे में अध्ययन करना है कि भाई वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या क्या है, ऋण पूर्णांक संख्या क्या है, और इसी प्रकार से अनेक संख्याओं के बारे में मुझे अध्ययन करना है। ठीक है भाई, देखिएगा टेबल को यहाँ पर बना लूँ छोटा सा, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ। देखो भाई, नंबर नंबर 2 प्रकार के, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। भाई रियल नंबर 2 प्रकार के, पहला रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रियल नंबर 2 प्रकार के, रियल नंबर 2 प्रकार के, रेशनल इरेशनल। रेशनल नंबर 2 प्रकार के, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर 3 प्रकार के, कौन कौन से, नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर जीरो और पॉजिटिव इंटीजर से मिलके 2 संख्याएं बनी होंगी, कौन कौन सी, आपकी नेचुरल नंबर और आपका होल नंबर। भाई नेचुरल नंबर आपके 2 प्रकार के होंगे, कौन कौन से, कंपोजिटिव नंबर और आपका प्राइम नंबर। जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, इंक डाल लो उसमें।
बस जस्ट 1 मिनट। देखिए भाई, ये संख्याओं का वर्गीकरण है। इसे इंग्लिश में अगर बोलें तो इंग्लिश में इसे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्या बोलेंगे इसे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है। अब देखिए, पहले हम बात करेंगे रियल नंबर कि रियल नंबर होते क्या है। तो आप हेडिंग क्या डालोगे, सबसे पहले रियल नंबर, जिसे आप इन हिंदी में क्या बोलोगे, वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या क्या है, आप बोल सकते हो कि जितनी भी संख्याएं होंगी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी, केवल और केवल एक काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर को छोड़कर। आप देखोगे कि रियल नंबर के ही प्रकार दिए हुए हैं, आपके इमेजिनरी नंबर के कोई प्रकार नहीं है। तो जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब क्या होंगी, आपकी रियल नंबर होंगे, केवल और केवल इमेजिनरी नंबर को छोड़कर। जितनी भी वास्तविक संख्याएं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी, केवल और केवल काल्पनिक संख्या को छोड़कर। जो काल्पनिक संख्या होगी वो वास्तविक संख्या नहीं होगी, और काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितने भी आपके नंबर होंगे वो सब आपके क्या होंगे, रियल नंबर। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि बताइए, 2 रियल नंबर है, हाँ भाई 2 रियल नंबर है। मैं पूछूं आपसे 4 रियल नंबर है, तो ये भी आपका रियल नंबर। मैं पूछूं 2/7 रियल नंबर है, रियल नंबर। मैं पूछूं 5 √5, बताइए रियल नंबर है, तो ये भी क्या है आपका रियल नंबर। मैं पूछूं माइनस के √7 रियल नंबर है, भाई ये भी आपका रियल नंबर है। मैं पूछूं आपसे 7/3 ये रियल नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये भी आपका रियल नंबर है। मैं पूछूं आपसे माइनस के √2 रियल नंबर है, तो आप ये क्या कहोगे, सर ये भी आपका रियल नंबर है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, बताइए √-5 ये रियल नंबर है, तो आप बोलोगे सर ये रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी, ये रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी। हमेशा याद रखना कि रियल नंबर का हमेशा स्क्वायर करने पर संख्या हमेशा मुझे क्या मिलेगी, पॉजिटिव की मिलेगी। हमेशा रियल नंबर का स्क्वायर करने पर संख्या हमेशा मुझे किसकी मिलेगी, प्लस की मिलेगी। ठीक है। जैसे कि देखिए 2 का स्क्वायर करूंगा 4, जैसे कि 2 का स्क्वायर करूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा प्लस की संख्या। और माइनस के 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस के 4 हो जाएगा, ये भी प्लस की संख्या। आपने देखा कि प्लस की संख्या का स्क्वायर करो तो भी प्लस की संख्या आ रही है, और माइनस की संख्या का स्क्वायर करो तो भी कैसी संख्या आ रही है, प्लस की संख्या। तो प्लस की संख्या का स्क्वायर तो भी प्लस आएगा, और माइनस की संख्या का स्क्वायर तो भी प्लस आएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं √5 का अगर स्क्वायर करूं तो इस स्क्वायर से ये √ खत्म होकर कितना आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, ये 5। जबकि प्लस की संख्या का स्क्वायर तो भी प्लस आना चाहिए, और माइनस की संख्या का स्क्वायर तो भी प्लस आना चाहिए। लेकिन ये कैसी वैल्यू प्राप्त हुई, आप बोलोगे नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हुई। कैसी वैल्यू प्राप्त हुई, नेगेटिव। और ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर अगर संख्याएं माइनस की आ जाएं तो उन्हें आप किस में काउंट कर दोगे, इमेजिनरी नंबर। किस में काउंट कर दोगे, इमेजिनरी नंबर, या फिर काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है भाई। अब जैसे कि मैं आपसे कहूं कि x -√-3 बराबर 0 में एक्स स्क्वायर का मान होगा, मान होगा भाई, इतने में एक्स स्क्वायर का मान होगा। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, सर x -√- में -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, √3। अगर मैं देखिए इसका स्क्वायर करूं, अगर मैं एक स्क्वायर करूं
तो भाई मुझे इस वाली संख्या का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो एक स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो हमेशा स्क्वायर करने पर अगर माइनस की वैल्यू आ रही है तो वो किस में काउंट होगी, रियल नंबर में काउंट होगी। अगर प्लस की वैल्यू आ जाए एक तरीका से तो वो आपकी किस में काउंट होगी, सॉरी, अगर स्क्वायर करने पर माइनस की वैल्यू आ रही है तो वो इमेजिनरी नंबर में काउंट होगी, और स्क्वायर करने पर प्लस की वैल्यू आ रही है तो वो रियल नंबर में काउंट होगी। किस में काउंट होगी भाई, रियल नंबर में। तो आप क्या कह दोगे, सर ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में माइनस के नंबर दिए गए हों, अगर आपको अंडर रूट में माइनस की संख्याएं दिखाई दे रही हैं, अगर अंडर रूट में माइनस की संख्याएं दिखाई दे रही हैं तो आप उनको क्या बोल दोगे, इमेजिनरी नंबर। मैं आपसे पूछूं अंडर रूट में -5 इमेजिनरी नंबर, अंडर रूट -7 इमेजिनरी नंबर, अंडर रूट में -3 इमेजिनरी नंबर, अंडर रूट में -11 इमेजिनरी नंबर, अंडर रूट में -17, ये भी क्या है, इमेजिनरी नंबर। अगर अंडर रूट के अंदर अगर अंडर रूट के अंदर अगर आपको माइनस की संख्या दिखाई दे जाए तो आप क्या बोल दोगे, सर ये क्या है, आपकी इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो देखिए रियल नंबर कंप्लीट हुआ। और एक नोट पॉइंट में एक बात और लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट में, कि जो पाई होगा वो भी आपका एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या होगा। तो मैं आपसे पूछूंगी, बताइए कि पाई कैसी संख्या है, तो आप बोलोगे पाई एक वास्तविक संख्या होगी, या फिर पाई या कोमा भी लगा सकते हो। ये कैसी संख्या होगी भाई, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। देखिए पाई वास्तविक संख्या में भी काउंट होगी और पाई अपरिमेय संख्या में भी काउंट होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि पाई कैसी संख्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर पाई या तो वास्तविक संख्या होगी या फिर पाई अपरिमेय संख्या होगी। वास्तविक संख्या भी है पाई और अपरिमेय संख्या भी है पाई। ठीक है भाई, तो रियल नंबर क्लियर हुए। इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया। इमेजिनरी नंबर वो क्या होगा कि जिसका स्क्वायर करने पर हमें वैल्यू माइनस की प्राप्त हो जाए, तो उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे भाई, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसे रख कर दूं भाई। ठीक, एक चीज और, इमेजिनरी नंबर में एक बात और बताऊं मैं आपको, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अगर आपको अंडर रूट में माइनस का नंबर दिखाई दे जाए, ठीक है, तो आप हमेशा याद रख लेना कि क्या है, आपका काल्पनिक संख्या है। क्या है ये, आपकी एक काल्पनिक संख्या। देखिए जैसे अंडर रूट में -5 क्या है, ये काल्पनिक संख्या है। अंडर रूट में -7 काल्पनिक संख्या है। अंडर रूट में आपके 13 ये भी काल्पनिक संख्या है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है नोट पॉइंट में, भाई आई की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट में -1 होगा। आई की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में -1, और आई को क्या बोला जाता है, आयोटा। देखिए यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, -1, और आई की पावर 3 की वैल्यू निकालूं, आई की पावर 3, तो इसे मैं लिखूंगा आई स्क्वायर इंटू आई। तो ये आई की पावर 3 बराबर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, तो ये आई की पावर 3 बराबर -आई। और मैं आपसे कहूँ कि आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिखोगे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, तो आप बोलोगे -1 इंटू -1, माइनस से माइनस खत्म, तो आई की पावर 4 बराबर 1। तो ये आपकी कुछ वैल्यू है जो आपको क्या करनी है भाई, याद करनी है। आई की वैल्यू अंडर रूट में -1, आई स्क्वायर की वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यू की वैल्यू -आई, और आई की पावर 4 की वैल्यू +1। आई को बोला जाता है आयोटा। अब देखिए ये वैल्यू आपकी काम कहाँ पर करेंगी, जैसे कि अंडर रूट में -5 है, इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता, अंडर रूट में 5 इंटू अंडर रूट में -1 लिख सकता हूँ।
अंडर रूट माइनस के 5 को अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट माइनस के 1 हम लिख सकते हैं ना। अब देखिए 5 तो आपका ऐसे ही रहेगा अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट माइनस के 1, और अंडर रूट माइनस 1 किसकी वैल्यू है भाई, आई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 आई। तो जिसके पीछे आई शब्द लगा जाए तो वो भी आपकी कैसी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या। कैसी हो जाएगी भाई, काल्पनिक संख्या। जैसे कि मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल में कि भैया बताइए 2i, अंडर रूट में 2i कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या। मैं आपसे पूछूं अंडर रूट में 5i कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या। अंडर रूट में 7i कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या। अंडर रूट में 3 और फिर i, तो ये भी कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या। ये भी काल्पनिक, ये भी काल्पनिक, ये भी काल्पनिक संख्या और ये भी काल्पनिक संख्या। अगर आपको अंडर रूट में माइनस की वैल्यू दिखाई दे जाए तो भी काल्पनिक संख्या होगी। अगर आपको पीछे आई दिखाई दे जाए, आई का मतलब क्या होता है, आयोटा दिखाई दे जाए, तो अभी वो कैसी संख्या होगी, आपकी काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है, और ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि कौन सी वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, तो ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है कि आई की वैल्यू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई की पावर 3 की वैल्यू -i और आई की पावर 4 की वैल्यू +1। तो ये मैंने आपको क्या बताया, इमेजिनरी नंबर, जिसे आप क्या बोलोगे भाई, वास्तव काल्पनिक संख्या है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, बताइए भाई सब लोग, ठीक है ना, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। तो अब तक हमने एक तो रियल नंबर का अध्ययन किया और एक हमने इमेजिनरी नंबर का अध्ययन किया, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, रेशनल नंबर। इसे रफ कर दूं भाई। अब हम बात करेंगे रेशनल, ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे आप क्या बोलोगे हिंदी में, परिमेय संख्या। देखिए, एक रेशनल नंबर या परिमेय संख्या की परिभाषा ये है जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख जाए और Q नॉट इक्वल 0 हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे भाई, परिमेय संख्या। जैसे 2/3 भाई P अपॉन Q की फॉर्म में है, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। भाई 4/5 ये क्या है, P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। 1/2 ये भी क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, और मैं आपसे कहूँ कि 0/1 ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो ये भी आपकी क्या है भैया, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो जो संख्याएं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख जाएं वो आपकी क्या होंगी, हमेशा परिमेय संख्याएं होंगी। जो किसकी फॉर्म में लिख जाएं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख जाएं, वो संख्याएं आपकी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी भाई। अब देखिए मैं आपसे पूछूं कि देखिए 0/1, अगर मैं 1 का भाग अगर 0 में दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो आपको ये पता लग गया यहाँ से कि सर एक बात हमने यहाँ से देख ली कि 0 हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 0 हमारी कैसी संख्या है भाई, परिमेय संख्या है। देखिए मैं आपसे पूछूं कि भैया बताइए 1 2 3, मैं आपसे पूछूंगा बताइए 0 सम संख्या है या विषम संख्या है या भाई परिमेय संख्या है। मैं आपसे पूछूंगा भाई बताइए कि 0 हमारी भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। मैं आपसे पूछूंगा भाई बताइए 0 धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है या भाई फिर शून्य उदासीन संख्या है। बताइए भाई 0 कौन सी संख्या है। एक तो आपने देख लिया क्या कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, 0 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो याद रखना 0 एक सम संख्या होगी, 0 कभी भी विषम संख्या नहीं होगी और 0 एक परिमेय संख्या होगी। 0 को ना तो भाज्य संख्या बोलेंगे
ना ही जीरो को अभाज्य संख्या बोलेंगे, ना ही जीरो धनात्मक की संख्या होगी और ना ही जीरो ऋणात्मक की संख्या होगी। जीरो क्या होगी आपकी एक उदासीन संख्या होगी। क्या होगी जीरो आपकी एक उदासीन। जीरो को सम संख्या भी बोला जाएगा, जीरो को परिमेय संख्या भी बोला जाएगा और जीरो को ही क्या बोला जाएगा भाई, उदासीन संख्या। अगर आपसे कोई पूछे बताइए जीरो भाज्य संख्या है, तो जीरो ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, ना ही विषम संख्या है, ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक की संख्या है। ठीक है, तो जी कुछ नोट पॉइंट हैं, आप अपनी कॉपियों में नोट कर लेना, नोट पॉइंट डाल के। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको किसके बारे में अध्ययन कराया, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है, वे संख्याएं जो p अपॉन q की फॉर्म में लिख जाएं और q नॉट इजिकल जीरो हो, तो उन संख्याओं को आप क्या बोलोगे भाई, परिमेय संख्याएं जो p अपॉन q की फॉर्म में लिख जाए। अगर भाई अगर संख्याएं मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि कुछ इस प्रकार से आ जाए 0.666, तो बताइए परिमेय संख्या होगी। मैं आपसे कहूँ कि संख्या कुछ इस प्रकार से आ जाए 0.12 12 12 12 डॉट डॉट, बताइए ये परिमेय संख्या होगी। मैं आपसे कहूँ 0 पॉइंट संख्या आ जाए भाई 7 7 7 7 7, तो बताइए ये परिमेय संख्या होगी। आपने ये चीज तो बता दी कि सर वे संख्याएं जो p अपॉन q की फॉर्म में लिख जाएं और q नॉट इजिकल जीरो, लेकिन वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। अगर संख्याएं दशमलव में आ जाएं तो आप कैसे पता लगाओगे ये संख्याएं परिमेय होंगी या नहीं। तो परिमेय संख्या की दूसरी डेफिनेशन, परिमेय संख्या का ऋणात्मक भाग या तो समाप्त हो जाए या फिर दोहराया जाए, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाएगा, परिमेय संख्या बोला जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या का ऋणात्मक भाग या तो समाप्त हो जाए या फिर दोहराया जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे भाई, परिमेय संख्या बोलेंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि 0.6666 ऐसी कौन सी संख्या है और किस संख्या का भाग मैंने किस संख्या में दिया होगा कि मुझे 0.666 प्राप्त हुआ है। तो देखो कैसे पता लगाएंगे वो देखना, रफ कर दूं इसे, देखो 0.6666 और इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देखिए x बराबर मान लीजिएगा इसे 0.666 इस प्रकार से, इसे मैं लिख सकता हूँ भाई x बराबर 0.6 का भाग। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर एक संख्या पे बार है तो कितने का मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करना है। अगर दो संख्या पे बार है तो 100 का मल्टीप्लाई, अगर तीन संख्या पे बार है तो 1000 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर कितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पर, तो आप क्या लिखोगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, गुणा करने और दोनों तरफ कितने से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने। भाई देखो करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 10 बराबर 0.6666 और इंटू कितना 10। देखिए 10 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये 10x आ जाएगा और देखिए 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये एक अंक बाद वैल्यू आ जाएगी, तो 6.666 आ जाएगी भाई। इसे आप क्या दे दोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या दे दोगे आप इसे, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, देखिए समीकरण फर्स्ट कितना है, 10x बराबर 6.6666 और डॉट डॉट डॉट। समीकरण फर्स्ट कितना है, x बराबर 0.6666 और ये भाई डॉट डॉट डॉट। घटाने पर देखिए माइनस माइनस, देखिए 10x में से एक x गए तो कितने बचेंगे, 9x। देखिए पॉइंट के बाद संख्या खत्म हो गई और 6 में से 0 गए तो कितने बचेंगे, 6। देखिए 3 से काटेंगे, ये 3 बार, 3 से काटेंगे 2 बार, तो 3x बराबर कितना आ गया, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू 2/3।
तो ये आपकी कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी संख्या हो गई भाई? ये आपकी परिमेय संख्या। देखिए 3 का भाग अगर मैं 2 में दूंगा, 3 का भाग अगर मैं 2 में दूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा? 0.666। तो इसी के आधार पर मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन बताई। पहली डेफिनेशन तो ये है कि वे संख्याएं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख जाएं और Q नॉट इजकल टू 0 हो। और दूसरी डेफिनेशन है कि परिमेय संख्या का भिन्नात्मक भाग या तो समाप्त हो जाए या फिर दोहराया जाए, तो ऐसी संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है भाई, ऐसी संख्याएं भी क्या कहलाई जाएंगी? परिमेय संख्याएं। मैं आपसे पूछूं कि ऐसी संख्याओं को भी क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्याएं। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए 0.6666 मैंने किस संख्या का भाग किस संख्या में दिया होगा मुझे 0.666 प्राप्त हुआ? तो आप कहोगे सर वो परिमेय संख्या कौन सी होगी? 2/3। आपने 3 का भाग 2 में दिया होगा तो कितना प्राप्त हुआ होगा आपका? 0.666 प्राप्त हुआ होगा। ठीक है भाई, तो ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या। समझ में आया जहाँ तक? देखिए देखिए शॉर्ट ट्रिक। देखिए भाई, मैं आपसे कहूँ 0.666, देखिए मुझे इसकी शॉर्ट ट्रिक, तो 0.6 बार। जब अगर आप इसे लॉन्ग मेथड से करें या लॉन्ग विधि से करें, तो मैंने आपको बताया था एक संख्या पे बार हो तो 10 का मल्टीप्लाई, अगर 2 संख्या पे बार हो तो 100 का मल्टीप्लाई, और 3 संख्या पे बार हो तो 1000 का मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है कि अगर एक संख्या पर बार है तो अपोन में 1 नौ लेना है, अगर 2 संख्या पर बार है तो अपोन में 2 नौ लेने हैं, अगर 3 संख्या पे बार है तो अपोन में 3 नौ लेने। तो मेरा एक संख्या पे बार है तो मैंने अपोन में कितना नौ ले लिया? 1 नौ ले लिया। तो वो 3 से मैं काटूंगा भाई, ये 2 बार और ये 3 बार, तो वो संख्या कौन सी है जिसका मैंने भाग दिया होगा? मुझे कितना प्राप्त हुआ? 0.666 प्राप्त हुआ। तो वो कौन सी संख्या? 2/3। तो इसी के आधार पर मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन बताई कि परिमेय संख्या का भिन्नात्मक भाग या तो समाप्त हो जाए या फिर दोहराया जाए, ऐसी संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को भी क्या बोलेंगे भाई? परिमेय संख्या। बात क्लियर हुई यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है? देखो भाई एक चीज और याद रखना, नोट पॉइंट में जो आपका 22/7 है, 22/7 किसका मान होता है भाई? तो आप बोलोगे सर पाई का मान होता है 22/7। तो जो पाई का मान है 22/7, तो ये तो आपकी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। और जो पाई है वो आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। या फिर ये आपकी कौन सी होगी? वास्तविक संख्या। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। मैं आपसे पूछूं कि बताइए पाई कैसी संख्या है, तो आप बोलोगे सर पाई एक वास्तविक संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई का मान है 22/7 वो कौन सी संख्या है? तो आप बोलोगे सर पाई का जो मान है 22/7 वो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? देखिएगा भाई, मैंने आपको परिमेय संख्या रेशनल नंबर मैंने आपको बता दिया कि भाई रेशनल नंबर क्या होंगे। अब बात करेंगे भाई इरेशनल नंबर। तो देखिएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी? जो P/Q की फॉर्म में ना लिखी जाए और Q नॉट इक्वल जो P/Q की फॉर्म में ना लिखी जाए भाई, वो कौन सी संख्याएं होंगी? आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, और या अपरिमेय संख्या भी होंगी जिसे संख्या रेखा पर निरूपित ना किया जा सके, वो भी संख्या आपकी कौन सी होंगी भाई? अपरिमेय संख्या। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई √5, √7,
√9, √9 नहीं सॉरी, √11, √3 तो और √ आपका 13। तो ये सारी संख्याएं कौन सी होंगी भाई? अपरिमेय संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, √5, √7, √11, आपका 13, आपका 17, ये सारी संख्याएं कौन सी हैं? अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इन्हें कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इस बात को याद रखना, ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जाएंगी। ठीक है भाई। अब देखिए, मैं आपसे कहूँ कि भाई जो अंडर में जो संख्या है वो सारी अपरिमेय संख्या है, जैसे √5, √7, √11, √13, √13 और डॉट 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 ETC भाई, और भी संख्याएं होंगी। मैं आपसे कहूँगी, मुझे एक बात बताइए आप, 0.120, आपकी 1200 और आपका 12,000 और आपका ये और ये डॉट डॉट डॉट। मैं आपसे कहूँ कि बताइए ये कौन सी संख्या है? आपकी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई कि परिमेय संख्या का भिन्नात्मक भाग या तो समाप्त हो जाए या फिर दोहराया जाए, वो आपकी संख्या कौन सी कहलाएगी? परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है कि अपरिमेय संख्या का भिन्नात्मक भाग ना तो समाप्त होता है और ना ही दोहराया जाता है। ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्या। देखिए, ये संख्या आपकी दोहराई नहीं जा रही, ना तो समाप्त हो रही और ना ही ये आपकी दोहराई जा रही, ना तो समाप्त हो रही ना ही दोहराई जा रही। क्यों? क्योंकि ये कितना है? आप बोलोगे सर 120। ये कितना है भैया? आप बोलोगे 1200। ये कितना है? 12,000। तो ये संख्याएं अलग अलग आ रही है, ना तो दोहराई जा रही और ना ही ये समाप्त हो रही। तो अपरिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिनका भिन्नात्मक भाग ना तो दोहराया जाए और ना ही समाप्त हो, उन संख्याओं को क्या बोला जाएगा भाई? अपरिमेय संख्याएं। बात क्लियर हुई यहाँ तक? मैं आपसे पूछूं भाई, बताइए 0.11, 11, 00, 1130, बता भाई ये कौन सी संख्या है? तो आप बोलोगे सर ये जो संख्या है वो कौन सी संख्या भाई? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या, जिसे आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बोलोगे। क्या बोलोगे भाई जिसे आप इंग्लिश में? इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, इन्हें कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, याद रखना। ना ही ये संख्या रेखा पर निरूपित हो सकती होंगी। ठीक है, इन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता भाई। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? तो आगे देखिए। देखिए, पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है अपरिमेय संख्या के ऊपर ही, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। इम्पोर्टेंट क्या है क्वेश्चन? कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखो भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए, इन संख्याओं को इसे सिद्ध करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक जानकारी दूंगा, ध्यान से देखिएगा भाई। देखो भाई, आपको नोट पॉइंट में पहला पॉइंट याद रखना है कि मैं आपसे पूछूं भाई कि परिमेय संख्या में आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे किसका? अपरिमेय संख्या का। तो हमेशा कौन सी संख्या आएगी? तो आपको याद रखना है सर, अपरिमेय संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी भाई? अपरिमेय संख्या। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है भाई, अगर परिमेय संख्या में अगर मैं प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं किसका? अपरिमेय संख्या का।
तो जो संख्या आएगी वो हमेशा कौन सी आएगी, ठीक है, अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या मान लीजिए, परिमेय संख्या का तो जो संख्या आएगी हमेशा कौन सी आएगी, परिमेय संख्या आएगी। कौन सी आएगी, परिमेय संख्या। ये बात याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट, अगर अपरिमेय संख्या में अगर मैं प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, किसका, परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का, तो जो संख्या आएगी हमेशा कौन सी आएगी भाई, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चौथा पॉइंट मैं आपसे पूछूं भाई, अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में अगर मैं प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, किसका करूं, देखिए भाई, परिमेय में, परिमेय का अगर मैं प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, कुछ भी करूं, परिमेय संख्या में मैं अपरिमेय संख्या को जोड़ूं, घटाऊं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, तो हमेशा कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय। अगर परिमेय संख्या में मैं परिमेय संख्या को जोड़ूं, घटाऊं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, तो कौन सी आएगी, परिमेय। ऐसे ही अगर परिमेय संख्या में मैं प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, किसका, परिमेय संख्या का ही, तो जो हमेशा आपको संख्या प्राप्त होगी तो आप बोलोगे सर वो कौन सी होगी, परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है और परिमेय, दोनों ही हो सकती हैं भाई, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई अंडर रूट 2 प्लस 2, अगर अंडर रूट 2 में अगर मैं 2 को जोड़ूं तो बताओ कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो आप बोलोगे सर अंडर रूट 2 में 2 को ही अगर आप जोड़ोगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वो भाई एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। अगर मैं आपसे कहूँ सर अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करूँ तो कितना होगा सर, अंडर रूट 6, ये भी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। अगर मैं आपसे कहूँ सर कि चलिए इतना समझ में आया, पहले रफ कर देता हूँ, नीचे जगह नहीं है तो दिख नहीं पाएगा आपको। मैं आपसे एक चीज़ और कहूँ कि अगर मान लीजिए अंडर रूट 3 में अगर अंडर रूट 3 का ही मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा, 3, जो कि कैसी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या। तो इस वजह से मैंने आपको क्या लिखाया कि अगर अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो भाई वो परिमेय में भी आ सकती है या फिर अपरिमेय आ सकती है, दोनों ही आ सकती हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई में परिमेय आ जाए, ऐसा भी हो सकता है मल्टीप्लाई में अपरिमेय आ जाए, तो मैंने इसीलिए यहाँ परिमेय और अपरिमेय दोनों लिखा। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है भाई। देखिए मैं आपसे कहूँ कि एक क्वेश्चन मैं आपको सिद्ध कराना चाहता हूँ कि मैं आपसे पूछूं कि सर एक बात बताइए कि परिमेय संख्या में अगर आप प्लस करोगे परिमेय संख्या को ही तो आपकी कौन सी संख्या आएगी, तो आप बोलोगे सर परिमेय। तो एक बात बताओ कि अगर परिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या को ही प्लस करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी भाई, परिमेय संख्या आएगी। ये आपने खुद बनाया या किताब की परिभाषा को याद किया, तो आप क्या कहोगे, सर ये किताब की परिभाषा है कि अगर परिमेय संख्या में प्लस अपरिमेय संख्या करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय। ये किताब की परिभाषा है, ऐसा किताब में लिखा हुआ है भाई, लेकिन हमें नहीं पता कि परिमेय आएगी या अपरिमेय आएगी। मैं तो ये मान लूँ कि मैंने मान लिया कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को अगर मैं जोड़ूं, परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ूं तो भाई कौन सी संख्या आएगी, परिमेय। ये मैंने मान लिया, ठीक है। होता है या नहीं वो मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ अपरिमेय ही क्यों आएगी। भाई परिमेय भी तो मान सकते हैं, परिमेय क्यों नहीं मान रहे,
तो उसका एक रीजन है जो मैं आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा भाई, तो ये होता है कि भाई परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ेंगे तो कौन सी आएगी, अपरिमेय। लेकिन मैंने मान लिया कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो कौन सी आएगी भाई, परिमेय संख्या आएगी। देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पर माना परिमेय संख्या भाई कितनी मान ली मैंने, ए, और अपरिमेय संख्या कितनी मान ली भाई मैंने यहाँ पर, बी। देखिए परिमेय संख्या कितनी है, ए, और अपरिमेय संख्या कितनी है, बी, और बराबर क्या आ जाएगा मेरा, ये परिमेय संख्या। देखिए आपको एक बात याद रखनी है कि परिमेय संख्या में अगर आप परिमेय संख्या को ही घटाएंगे, परिमेय संख्या में अगर आप परिमेय संख्या को ही घटाएंगे तो घटाने पर जो संख्या आएगी हमेशा कौन सी आएगी भैया, परिमेय संख्या आएगी। कौन सी आएगी, परिमेय संख्या। ये बात क्लियर है यहाँ तक। देखिए भाई परिमेय संख्या कितनी है, ए प्लस बी बराबर, परिमेय संख्या है कौन सी जो मैंने मानी है, तो आप बोलोगे ए बराबर कौन सी आ गई भाई, परिमेय संख्या। देखो ए से ए खत्म, तो परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या बराबर कितना आ गया, बी। अब देखना ध्यान से, परिमेय संख्या कितनी आ गई भाई, यहाँ पर आपकी बी आ गई। परिमेय संख्या कितनी आ गई आपकी, बी। अगर मैंने परिमेय संख्या मानी कितनी है यहाँ पर, ए, और यहाँ पर आई कितनी है परिमेय संख्या, बी, गलत सिद्ध आई है मेरी। और गलत सिद्ध कब हुई है, जब मैंने भाई यहाँ पर क्या मान लिया, परिमेय मान लिया है ना। अगर मैंने जो परिमेय संख्या मानी है ए, और यहाँ पर भी परिमेय संख्या ए आ जाती निकल के, तो मैं क्या कह देता कि सर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमेशा परिमेय संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या नहीं आएगी। फिर आपकी ये बात गलत हो जाती और ये बात सही सिद्ध हो जाती। लेकिन मैंने यहाँ परिमेय संख्या को ए माना है, लेकिन यहाँ परिमेय संख्या मेरी बी निकल के आई है, जो कि बी है क्या यहाँ पर, अपरिमेय संख्या। तो इस वजह से ये बात आपकी गलत सिद्ध होगी और ये बात आपकी सही सिद्ध होगी कि परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, अपरिमेय होगी, ना कि परिमेय संख्या होगी। भाई ये सिद्ध कराया मैंने। एक तो वो है जो किताब की परिभाषा हो भाई, जैसे कि किताब में लिखा हुआ है मैंने याद कर लिया भाई, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगी। एक वो है जो आएगी तो है, लेकिन क्यों आएगी, मैं यहाँ अपरिमेय ना मान के परिमेय भी मान सकता हूँ भाई, आप अपरिमेय ना मान के परिमेय मानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जैसे ही यहाँ परिमेय माना और मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया तो यहाँ पर ए नहीं आया, जबकि मैंने माना कितना है, परिमेय ए। अगर ए जो मैंने माना है वो ए अगर यहाँ पर आ जाए तो आप क्या कह दोगे, ये बात सही है और ये बात गलत है। लेकिन क्या आया यहाँ बी, और बी क्या है भाई, अपरिमेय। तो आप इस वजह से कह दोगे भाई कभी भी परिमेय संख्या नहीं आएगी, हमेशा कौन सी आएगी, अपरिमेय संख्या। यहाँ तक बात क्लियर, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब आगे देखिएगा भाई, तो ये सिद्ध करा दिया मैंने आपको, ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होगा, इसके पीछे रीजन क्या है, तो वो सारा रीजन मैंने आपको दिया। आप अपना यहाँ पर क्वेश्चन है पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है भाई, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन है पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 प्लस 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन सवालों को हम कैसे करेंगे वो देखिएगा। देखो हमेशा याद रखना, जैसे मैंने सिद्ध में क्या माना, अपरिमेय को परिमेय, हमेशा उल्टा माना, इसी प्रकार से सिद्ध में भी अपरिमेय को हम क्या मान लेंगे, परिमेय। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया ये मैंने, परिमेय संख्या है।
अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो ये किसके फॉर्म में लिखी जाएगी, P/Q की फॉर्म में लिखी जाएगी, जहां पर P, Q सह अभाज्य संख्या है। कैसी अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। और Q नॉट इक्वल 0। देखिए भाई, हमेशा याद रखना, एक तरफ अंडर रूट हो और एक तरफ अंडर रूट ना हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो ये कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, देखिए स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, होगा या नहीं, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका 5 बराबर P²/Q²। ठीक है भाई, P²/Q², Q² का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 5Q² बराबर P², तो Q² बराबर P²/5। ठीक है, सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिसमें या तो एक कॉमन आए, या ऐसी संख्याएं जिसमें या तो एक से भाग जाए या फिर स्वयं से भाग जाए, तो इन्हें क्या, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी सह अभाज्य। मैं कहूँगी ये मार्कर है, ये क्या है भैया, आपका एक मार्कर। ये क्या है, मार्कर। मैं कहूँ कि इस मार्कर में या तो एक से भाग जाए या फिर इस मार्कर का भाग इसी मार्कर से जाए, तो मैं आपसे क्या कह दूंगा, जो ये मार्कर दिया हुआ है, मुझे क्या दिया हुआ है, सह अभाज्य दिया हुआ है। क्या है ये, सह अभाज्य। ठीक है, तो यहाँ पर P² कितने से विभाजित है, P² में कितने से भाग जा रहा है, 5 से, तो आप लिखोगे अतः, या अतः ना लिखे, जहां P² 5 से विभाजित है, P² कितने से विभाजित है भाई, 5 से विभाजित है। कितने से विभाजित है, 5 से। तब P भी 5 से विभाजित होगा। इस प्रकार P का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। देखिए भाई, ये हिंदी आपको लिखनी है इसमें, ये हिंदी इस क्वेश्चन की मेन इम्पोर्टेंट परिभाषा है। अगर आप इसे नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो ये हिंदी आपको लिखनी है भाई। P² 5 से विभाजित है, तब P भी 5 से विभाजित होगा। इस प्रकार P का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 5। तो P की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5। 5 क्या है, कोई नंबर का मतलब है कोई n है, तो P बराबर कितना मान लिया मैंने, 5n। ठीक है, और इसे मैंने 21वां नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। देखना, P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किसमें रखेंगे, P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। जैसे भाई यहाँ P का मान मैं समीकरण फर्स्ट में रखूंगा तो ये Q² बराबर P कितना है, 5n, तो ये 5n का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 5, तो Q² बराबर 25n² अपॉन 5। 5 से इसे काटोगे 5 बार, तो ये Q² बराबर 5n², तो भाई यहाँ से n² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q² अपॉन 5। तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पर Q² भी कितने से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो इस प्रकार Q भी कितने से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। देखिए, यही परिभाषा कौन सी परिभाषा, जो मैंने ये वाली परिभाषा लिखी है, यही परिभाषा आपको यहाँ पर भी लिखनी है, जगह नहीं है तो इस वजह से मैं परिभाषा को नहीं लिख रहा हूँ।
यही परिभाषा आपको यहाँ, ये जो परिभाषा है यहाँ पर लिखनी है। केवल करना क्या है, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो यहाँ पर लिखना है जहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है इस तब क्यू भी 5 से विभाजित होगा। इस प्रकार क्यू का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। यहाँ जहाँ पी दिखाई दे रहे हैं वहाँ वहाँ आपको क्या लिखना है, क्यू, और यही परिभाषा को आप लिख दोगे या नहीं भाई? ठीक है, देखिए इतना आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ से स्थिति एक मैंने देखी और स्थिति मैंने दो देखी, स्थिति मैंने एक देखी और स्थिति मैंने दो देखी, तो यहाँ से क्या स्पष्ट हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाए जो P और Q है वो कैसी संख्या है आपकी, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब है कि P में P का भाग जाए या एक का भाग P में जाए, या तो एक का भाग P में जाए या स्वयं का भाग स्वयं में जाए। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि क्यू स्क्वायर में कितने का भाग जा रहा है, 5 का, जबकि कितने का जाना चाहिए, या तो एक का जाना चाहिए, फिर क्यू स्क्वायर में या फिर स्वयं का भाग जाना चाहिए। इसी प्रकार क्यू स्क्वायर में कितने से भाग जा रहा है, 5 से, जबकि क्यू स्क्वायर में कितने से भाग जाना चाहिए, या तो एक का भाग जाना चाहिए या फिर स्वयं का भाग। ऐसे पी स्क्वायर में कितने से भाग जाना चाहिए, या तो एक से भाग जाना चाहिए फिर या पी स्क्वायर का भाग जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किससे भाग जा रहा है, करीब 5 का भाग जा रहा है, और यहाँ पर भी किससे भाग जा रहा है, 5 का, जबकि किसका जाना चाहिए, सहअभाज्य, या तो एक का भाग जाए या फिर 5 का भाग जाए। तो इस दोनों स्थितियों को देखते हुए हम क्या कह देंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। भाई बात क्लियर हुई कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अगर इसमें अगर एक का भाग चला जाता या स्वयं का भाग चला जाता तो मैं क्या कहता, √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने √5 को मैंने परिमेय ही तो माना है, और परिमेय मानने के बाद मैंने ये कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करने के बाद अगर यहाँ पे या तो एक का भाग चले जाता या फिर पी में स्वयं का भाग चले जाता, या क्यू में एक का भाग चले जाता या स्वयं का भाग चले जाता, तो मैं क्या कहता यहाँ √5 एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय। लेकिन परिमेय संख्या मानने पर यहाँ पर कंडीशन कैसी हो गई, दोनों ही गलत सिद्ध हो गई। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, स्थिति एक व स्थिति दो को देखते हुए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने आपको रेशनल नंबर भी करा दिया, रेशनल और इरेशनल। अब तक आपको मैंने रियल नंबर करा दिया, इमेजिनरी नंबर करा दिया, रेशनल नंबर करा दिया और इरेशनल नंबर करा दिया। अब आप किसको करोगे, इंटीजर। तो देखिए इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होंगी, वे संख्याएं जिसमें ऋण पूर्णांक संख्या हो, ऋण संख्या हो और शून्य हो, और भाई धन संख्या हो, धन संख्या, इनका जो समूह होगा इसी को आप क्या बोलोगे, पूर्णांक संख्या। ठीक है, ऋण पूर्णांक संख्या, शून्य और धन पूर्णांक संख्या के समूह को हम क्या बोलेंगे भाई, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। जिसमें माइनस की भी संख्या हो, प्लस की भी संख्या हो, और क्या हो आपका, जीरो हो, उसे आप क्या बोलोगे भाई, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। देखिए भाई यहाँ पर जीरो, यहाँ प्लस के इन्फिनाइट, यहाँ माइनस के इन्फिनाइट, और यहाँ पर भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भाई -1 -2 -3 -4 -5। तो ये आपकी क्या है भाई, पूर्णांक संख्या इंटीजर है। बात क्लियर हुई, ठीक है भाई। अब क्या देखेंगे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन देखिए भाई, फ्रैक्शन को आप बोल सकते हो भिन्नात्मक,
भिन्नात्मक का मतलब क्या होता है? भिन्नात्मक का भिन्न। अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में, भिन्न का मतलब है बट्टे के रूप में है, तो उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे भाई? एक तरीका से फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि 2/3, 1/4, आपका 7/3, मान लो आपका 4/3, मान लो आपका 11/7, मान लीजिए आपका 15/4। तो ये सारी आपकी क्या है? भिन्न है भाई। क्या है ये? आपकी सारी भिन्न है, फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में इतना ही है। नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है कि इन संख्याओं को बोला जाएगा भाई नेगेटिव इंटीजर। क्या बोला जाएगा? नेगेटिव इंटीजर। इसे बोला जाएगा भाई जीरो, जीरो। और इसे बोला, जैसे कि चलिए मैं यहाँ बता दूँ। जैसे कि मैंने कोई संख्या रेखा बनाई, इस संख्या रेखा पर ये जीरो है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पर ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है भाई। तो नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? जो जी माइनस की संख्याएं कहलाई जाएंगी, कैसी कहलाई जाएंगी? नेगेटिव इंटीजर। क्या कहलाई जाएंगी? नेगेटिव इंटीजर। जीरो, जो आपका पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के जो बीच का जो पॉइंट होगा, जब इसे आप क्या बोलोगे? जीरो। और भाई पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? जो आपकी प्लस की संख्याएं होंगी ये सारी, इनको आप क्या बोलोगे भाई? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है भाई, पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर। बात क्लियर हुई? नेगेटिव इंटीजर भी क्लियर हुआ, जीरो भी क्लियर हुआ, पॉजिटिव इंटीजर। अब हम क्या देखेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है भाई? आप बोलोगे रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं। अब बात करेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को आप क्या बोलते हैं भाई? प्राकृतिक संख्या। देखिए भाई, प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ हो जाएं। मैं आपसे क्या बोलूंगा? उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं बोलूंगा। जो एक से प्रारंभ हो जाए वो संख्याएं क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या। जैसे कि मैं पूछूं आपसे कि बताइए कि मेरे पास कितनी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं आपको, तो आप बोलोगे सर एक वस्तु ये रही और एक वस्तु ये रही, तो टोटल कितनी वस्तुएं हो गई? दो वस्तुएं हो गई। तो जो जी मैंने दो वस्तुएं आपको बताई हैं, तो मैंने काउंट करी होगी, एक वस्तु ये रही और दूसरी वस्तु ये रही, तो एक और ये दो। तो मेरे पास टोटल कितनी वस्तुएं हैं? दो वस्तुएं। अगर संख्या एक से प्रारंभ हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे अगर संख्या एक से प्रारंभ हो रही है, तो ये संख्याएं आपकी कौन सी होंगी भाई? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अगर प्राकृतिक संख्या, अगर नेचुरल नंबर के आगे, नेचुरल नंबर के आगे जीरो लगा दिया जाए, लगा दिया जाए, जीरो लगा दिया जाए, तो भाई कितना हो जाएगा? ये 1,0,2,3,4,5,6,7। कहने का मतलब है जीरो प्लस, कहने का मतलब क्या है? जीरो प्लस आपकी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो निर्माण होगा वो किस चीज का निर्माण होगा? आपका होल नंबर। होल नंबर का मतलब है पूर्ण संख्याएं। किसका निर्माण होगा भाई? पूर्ण संख्याएं। अगर संख्या एक से प्रारंभ हो रही है तो वो कौन सी संख्याएं होंगी? आपकी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अगर संख्या के आगे अगर जीरो लगा दिया जाए, या संख्या जीरो से प्रारंभ होना शुरू हो जाए, तो वो संख्याएं कौन सी होंगी? आपकी पूर्ण संख्याएं होंगी। वो संख्याएं कौन सी होंगी? आपकी पूर्ण संख्याएं होंगी। भाई कौन सी संख्याएं होंगी? वो आपकी पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है यहाँ तक? तो ये कैसी संख्या है भाई?
पूर्ण संख्या है, क्योंकि कितने से प्रारंभ हो गई ये, शून्य से प्रारंभ, कितने से प्रारंभ हो गई, शून्य से प्रारंभ हो गई। और शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। और एक से शुरू होने वाली संख्या को क्या बोलेंगे आप, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी, कोई डाउट, सारी चीज समझ में आई, क्लियर है? ठीक है भाई। अब देखिए दो नंबर और रह गए हैं आपकी, कंपोजिटिव नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिटिव नंबर और प्राइम नंबर को विस्तार में अच्छी तरीके से कि भैया भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं होंगी। ठीक है, भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, सर भाज्य संख्या को कैसे पहचानूं, अभाज्य संख्या को कैसे पहचानूं, अब हम इन चीजों के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए भाई, रफ कर दूं, कंपोजिटिव नंबर एक होता है कंपोजिटिव नंबर और एक है आपका प्राइम नंबर, और दोनों ही क्या है, ये इम्पोर्टेंट। ये क्या है भाई, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। देखिए भाई, इसे हमेशा याद रखना, इसे बोले जाएंगे भाज्य संख्या और प्राइम नंबर को बोला जाता है हमेशा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या को आप यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या या संयुग्मी संख्या, संयुग्मी संख्या, इन तीन संख्याओं से जानते हैं। आपको ये पता है कि भाज्य संख्या क्या है। अगर मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि यौगिक संख्या क्या है, तो आप बता नहीं पाओगे यौगिक संख्या क्या है, जबकि यौगिक संख्या भाज्य संख्या का दूसरा ही नाम है। हम भाज्य संख्या को यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या या संयुग्मी संख्या के नाम से भी जानते हैं भाई। ऐसे ही आप अभाज्य संख्या को, ऐसे ही आप अभाज्य संख्या को ऋण संख्या या असंयुक्त संख्या, असंयुक्त संख्या, ऋण संख्या या फिर असंयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं भाई। अब देखिए, भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो एक, स्वयं और अन्य संख्या से विभाजित हो, उन संख्याओं को क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं। जिसमें कम से कम तीन संख्या का भाग चला जाए वो संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं। एक, स्वयं और अन्य संख्या वो आपकी किस में काउंट होगी, भाज्य संख्या में। अगर संख्या में अगर एक और स्वयं का भाग जाए तो वो आपकी किस संख्या में काउंट होगी, अभाज्य संख्या यानी प्राकृतिक संख्या में। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए कि भाई चार, चार में आपका किस किस का भाग जाएगा, तो आप बोलोगे सर चार में एक का भी भाग जाएगा, चार का चार में स्वयं का भी भाग जाएगा और दो का भी भाग जाएगा, जिसमें एक, स्वयं और अन्य संख्या, एक, स्वयं और अन्य संख्या का भाग चले जाए तो वो क्या होगी, भाज्य संख्या। और जिसमें केवल और केवल, जैसे कि मैं पूछूं 31 किसका भाग जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक और स्वयं का भाग जाएगा, तो ये संख्या कौन सी हो गई भाई, अभाज्य संख्या। तो इनका इसे क्या बोलोगे आप, अभाज्य संख्या है और ये क्या है आपकी भाज्य संख्या, ये क्या है आपकी भाज्य संख्या। और एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं 8, तो आप क्या बोलोगे सर 8 में देखिए एक का भी भाग जाएगा, स्वयं का भी भाग जाएगा, दो का भी भाग जाएगा, चार का भी भाग जाएगा। ठीक है, इसमें एक, स्वयं और अन्य संख्या का भाग चले जाए तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्या। तो 8 कौन सी संख्या है भाई, आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, और ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ भाई, बताइए कि आपका तीन, तीन में आप बोलोगे सर या तो एक से ही भाग जाएगा या फिर स्वयं से भाग जाएगा। जब भी एक और स्वयं से भाग जाए
तो ये कौन सी संख्या है आपकी? अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है ये आपकी? अभाज्य संख्या है। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, देखिए मैं आपको भाज्य और अभाज्य की कुछ ट्रिक बताऊंगा, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई, मैं आपको कोई दो नंबर लिखाऊंगा। पहला नंबर 44, 22, 32, 23 और 21, और एक नंबर है आपका 56, 88, 78, 87, 89। दो नंबर लिखा है। ये जो नंबर है ये है आपका अभाज्य संख्या का, और जो ये नंबर लिखा है मैंने ये किसका लिखा है आपको? भाज्य संख्या का। कैसे समझिएगा? जैसे कि मान लो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैंने 1 से 10 तक संख्याएं लिखी। और मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 से 10 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं भाज्य हैं और कितनी संख्याएं अभाज्य हैं? तो आप क्या कहोगे सर? पहली बात आप याद रखना, एक एक ना तो भाज्य है और ना ही ना ही अभाज्य है। ठीक है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है भाई, देखिए अब दो, आप बोलोगे दो भाज्य संख्या है। 3, ये भी कैसी संख्या भाई? भाज्य है। 4, आप बोलोगे सर 4 अभाज्य संख्या है। 5, कैसी संख्या भाई? भाज्य है। 6, आप क्या बोलोगे सर? चलिए इसे इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, आप क्या बोलोगे सर? 6 कैसी संख्या है? भाज्य है। मैं बोलूंगा 7, 7 कैसी संख्या है भाई? अभाज्य है। मैं पूछूंगा 8, 8 कैसी संख्या भाई? भाज्य है। 9 कैसी संख्या है भाई? भाज्य है। और 10 कैसी संख्या है भाई आपकी? भाज्य। देखना कितनी भाज्य संख्याएं। आप बोलोगे सर 1 से और 10 तक की में टोटल भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, और टोटल 1 से 10 तक की में अभाज्य संख्याएं 1, 2, 3, 4। 1 से 10 तक की में भाज्य संख्याएं 5 हैं, और 1 से 10 तक के नंबर में अभाज्य संख्याएं कितनी है? 4। 1 से 10 तक की में भाज्य संख्या 5 और भाज्य संख्या 5 और अभाज्य संख्याएं कितनी है? 4। अब आप एक चीज देखिएगा, ये भाज्य है तो मैंने आपसे यही तो पूछा कि 1 से 10 तक की में अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो आपने 4 बताया। देखो 4 ही है। मैं पूछूं 1 से 10 तक की में भाज्य संख्याएं कितनी है भैया? 5। देखो यहाँ भी कितना है? 5 ही है। क्या है? यहाँ भी 5 ही है। मैं आपसे पूछूं कि बताइए, मैं आपसे क्या पूछूं? बताइए 1 से या आप ऐसे करिएगा 1 से, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले जो मैंने आपको दो नंबर लिखाए हैं, एक नंबर तो आपका भाज्य का है और एक नंबर आपका अभाज्य है। और ये नंबर जो काम करेंगे आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं को बताने में मदद करेंगे। और ये जो नंबर आपके काम करेंगे वो 1 से 100 तक की गिनतियों के लिए काम करेंगे। ऐसे ही मैं आपसे पूछूंगी 1 से 100 तक की में भाज्य कितने हैं और 1 से 100 तक की में अभाज्य कितने हैं, तो आप इन दोनों नंबरों को द्वारा भाज्य संख्याएं भी बता सकते हो और अभाज्य संख्याएं भी बता सकते हो। मैं आपसे पूछूं 1 से 70 की में भाज्य संख्याएं कितनी है और 1 से 70 की में अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो ऐसे काउंटिंग अगर हम करते रहे 1 से 70 की में भाज्य और 1 से 70 की में अभाज्य संख्या है तो समय बहुत लगेगा। तो इसी प्रकार से मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, ये दो नंबर
आपको भाज्य और अभाज्य बताने में इतने मदद करेंगे, 1 से 2 सेकंड के अंदर आप भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं को बता पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं 1 से 50 तक में भाज्य अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो अभाज्य संख्याएं, तो आप बोलोगे सर 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या, तो 1 से 50 तक में देखो जो काउंट होगी ये 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, देखो यहाँ तक काउंट है। 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, तो 1 से 50 तक की में अभाज्य संख्याएं कितनी है भाई? 15। मैं पूछूं आपसे 1 से 50 तक में भाज्य संख्याएं कितनी है? तो आप बोलोगे सर भाज्य संख्याओं की बात कर रहे हो आप, तो भाज्य संख्या 1 2 3 4 5 यहाँ तक काउंट कर लो सर। तो यहाँ तक आप काउंट करोगे 4 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और आपका ये कितना हो जाएगा 19 और आपका 19 20 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा आपका 34। ठीक है, तो 1 से 50 तक की में भाज्य संख्याएं कितनी है भाई? 34 हैं। आप काउंट करके देखना, गिनतियों को लिख लेना, उसमें भाज्य संख्याओं को निकालना और अभाज्य संख्याओं को निकालना। तो 1 से 50 तक की में अभाज्य संख्याएं कुल 15 आएंगी और 1 से 50 तक की में कुल भाज्य संख्याएं आपकी कितनी आएंगी? 34 34 आएंगी। ठीक है भाई, मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 100 तक की में अभाज्य संख्या, तो आप क्या बोलोगे सर 1 से 100 तक की में अभाज्य संख्याएं, देखो 1 से 100 तक की में अभाज्य यहाँ तक तो कितनी है आपकी 15। अब इन्हें और गिन लो, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो यहाँ से यहाँ तक की में कितनी है भाई 15 और यहाँ से यहाँ तक की में कितनी है भाई 10, तो टोटल कितनी हो गई भाई 25। कितनी हो गई भाई टोटल 25। यहाँ से यहाँ तक की मैं 15 और यहाँ से यहाँ तक की मैं 10, तो 10 और 15 कितनी हो गई 25। तो 1 से 100 तक की में अभाज्य संख्याएं कितनी है भाई 25। कितनी है भाई 1 से 100 तक की में अभाज्य संख्याएं 25। गिन लो आप, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो 15 10 25। ठीक है, मैं आपसे पूछूं 1 से 100 तक, यहाँ 100 है सॉरी, 1 से 100 तक में भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, तो आप क्या बोलोगे सर भाज्य की बात हो रही है, यहाँ तक तो आपकी कितनी संख्याएं हैं टोटल 34 और यहाँ से यहाँ तक की और गिन लो सर, 8 एक और 8, 8 में 16, 8 एक 24, 8 चौबीस 8 15 40, कितनी है 40, 40 और 34 कितने हो गए आपके 40 प्लस 34 कितने हो गए 74। तो 1 से 100 तक की में भाज्य संख्याएं 74 है और 1 से 100 तक की में अभाज्य संख्याएं आपकी 20। अचानक आवाज चली गई थी, देखिए कि आवाज आई या नहीं, 1 मिनट ये देखिएगा कि आवाज आई या नहीं दोबारा। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ गई ना? देखिए एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, अचानक आवाज चली गई थी, ये भी नहीं पता लगा कि कहाँ से अचानक आवाज चली गई। ठीक है, तो एक प्रकार मैं दोबारा समझा देता हूँ ये सारी चीज कि भाज्य संख्या को आप यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या या संयुग्मी संख्या बोलेंगे और अभाज्य संख्या को आप ऋण संख्या या असंयुक्त संख्या बोलेंगे। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि भाज्य संख्या का मतलब है जिसमें कम से कम अगर
एक स्वयं और अन्य संख्या का भाग चले जाए वो भाज्य होगी, और जिसमें एक और स्वयं का भाग चले जाए भाई वो अभाज्य होगी। जैसे कि मैं कहूँ कि 4 भाज्य या अभाज्य, तो 1, 4 और 3, तो 4 का भाग 1 का भाग 4 में जाएगा, 4 का भाग 4 में जाएगा, 2 का भाग 4 में जाएगा, तो ये क्या है, भाज्य। मैं कहूँ आपसे 31, तो 1 का भाग 31 में जाएगा, 31 का भाग 31 में जाएगा। अगर एक स्वयं और अन्य संख्या का भाग चले जाए तो वो आपकी कौन सी संख्या है, आप बोलोगे भाज्य है। और एक और स्वयं का भाग चले जाए और तो वो कौन सी संख्या होगी, आपकी अभाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, वो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है। ऐसे ही आपको 8, तो 1 का भाग 8 में जाएगा, 8 का भाग 8 में जाएगा, 2 का भाग 8 में जाएगा, 4 का भाग 8 में जाएगा। तो एक स्वयं और अन्य संख्या का भाग चले जाए तो वो भाज्य है, और एक और स्वयं का भाग चले जाए वो अभाज्य संख्या है। तो देखिए भाई, ऐसे ही मैंने आपको 2 नंबर दिए, एक अभाज्य के लिए नंबर दिया है और एक मैंने भाज्य के लिए नंबर दिया है। ठीक है। अभाज्य के लिए नंबर क्या है, 44, 22, 32, 23, 21, और इसके लिए क्या है, भाज्य के लिए 56, 88, 78, 87 और 89। ये आपका हमेशा भाज्य अभाज्य में का मदद करेगा और ये नंबर आपका भाज्य में मदद करेगा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है भाई, ये अभाज्य में मदद करेगा और ये भाज्य में। देखिए, मैंने आपके 1 से और 10 तक मैंने नंबरों को लिखा। मैंने देखा कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य का मतलब होता है कि जिसमें एक का भाग जाए, भाज्य का मतलब जिसमें एक का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए और अन्य संख्या का भाग जाए। और अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए। अब एक में तो केवल एक का ही भाग जा रहा है, ठीक है, और कोई संख्या का भाग जा रहा है, एक तो खुद एक ही है। इसी प्रकार आप क्या कह दोगे, एक ना तो भाज्य संख्या है और एक ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है भाई। तो देखिए, मैंने 1 से और 10 तक के नंबर लेके मैंने देखा 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 भाज्य है, 5 अभाज्य है, 6 भाज्य है, 7 अभाज्य है, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है। क्योंकि भाज्यों में एक स्वयं और अन्य संख्या का भाग जा रहा है और अभाज्य में केवल एक और स्वयं का भाग जा रहा है। ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि 1 से 50 तक, देखो 1 से 10 तक में टोटल आपकी अभाज्य संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4। और देखो अभाज्य में मैंने पहला अंक कितना लिखा है, 4। 1 से 10 तक की में भाज्य संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो भाज्य में मैंने पहला अंक कितना लिखा है, 5। तो ध्यान रखना, ये दोनों नंबर आपको इतनी मदद करेंगे भाज्य और अभाज्य को पहचानने में बहुत ज़्यादा। अगर इन दोनों नंबरों के माध्यम से आप अभाज्य और भाज्य संख्या पहचानना चाहते हो तो मात्र 1 या 3 सेकंड के अंदर आप बता सकते हो, सर 50 से 60 के बीच में इतनी भाज्य संख्या है, 80 से 90 के बीच में इतनी भाज्य संख्या है, 1 से 10 के बीच में इतनी भाज्य संख्या है, 1 से 50 के बीच में इतनी भाज्य संख्या है। ठीक है भाई। जैसे मैं आपको कहूँ 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या, देखो भाई, ये जो नंबर होगा वो 1 से प्रारंभ, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 10 और 5 15। तो 1 से 50 तक की में भाज्य अभाज्य संख्या 15 है। ऐसे 1 से 50 तक की में भाज्य संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और आपके साथ में 14 15, 19 और 15 कितने हो जाएंगे आपके 34, 34। तो 1 से 50 तक की में भाज्य संख्या कितनी है आपकी, 34। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ 1 से 100 तक की में अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी भाई, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 15 है, इन्हें काउंट कर लो, 2 और 2 4, 4 और 3 10, सॉरी 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो 15 और 10 कितने हो गए, 25। तो 1 से 100 तक की में अभाज्य संख्या 25 होंगी। और इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की में ये अभाज्य संख्या, इन्हें और काउंट कर लो, 8 मार्च 16 आती है 24, 8 चौगुते अपने 40, 40 और 34 कितने हो जाएंगे, 74। तो 1 से 100 तक की में भाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 74 होंगी। तो आपने देखा कि इन दोनों नंबरों की माध्यम से
आपने भाज्य और अभाज्य संख्याओं को कितने आसानी से पहचान लिया। 1 से 100 तक की 1 से 100 तक के नंबर में आपसे अगर भाज्य और अभाज्य संख्या पूछे तो आपको हमेशा यही नंबर याद रखने हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि 70 से और 80 के बीच में भैया भाज्य संख्या कितनी है। तो 70 से और 80 के बीच में तो देखो 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से और 80, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो कितनी है 70 से 80 के बीच में भाज्य संख्या है। तो आप बोलोगे 7। कितनी आसानी हुई इन नंबरों के माध्यम से भाज्य और अभाज्य पहचानने में, हुई या नहीं। भाज्य और अभाज्य पहचानने में तो इन नंबरों को आप याद कर लीजिएगा। इन नंबरों के द्वारा भाज्य और अभाज्य को आसानी से 2 या 3 सेकंड के अंदर बता पाओगे। मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या जो सम भी हो, अभाज्य हो और सबसे छोटी भी हो। तो देखना सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी है, 2 जी सम भी है और आपकी अभाज्य भी है। तो सम अभाज्य संख्या कितनी है सबसे छोटी, 2। मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कितनी होगी भाई, 4। सम भी है और भाज्य भी है, कितनी होगी, 4। मैं आपसे पूछूं, देखिए इसी को मैं, चलिए एक काम करता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है भाई। आप वीडियो को रोक के नोट्स बना लेना अच्छी तरीके से इनका। देखिए भाई मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी भाई। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आप क्या बोलोगे सर, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी होगी आपकी, 3। सबसे छोटी भी है, विषम भी है और अभाज्य संख्या। विषम का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 से भाग ना जाए, ठीक है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। जिनमें 2 का भाग ना जाए वो संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं, और जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए वो संख्याएं आपकी कौन सी कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाती हैं भाई। कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या ऐसी कौन सी संख्या है जो छोटी भी हो, विषम भी हो और भाज्य संख्या हो। देखो सबसे छोटी हो तो छोटी भाज्य संख्या 4 है, लेकिन ये सम है, ये भाई छोटी तो है, ठीक है, लेकिन सम है, विषम नहीं है। ये सम है, ये विषम है। तो सबसे छोटी सम विषम भाज्य संख्या कितनी होगी आपकी, 9। कितनी होगी भाई, सबसे छोटी सम सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होगी और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होगी और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 होगी, ठीक है। तो इन नंबरों के माध्यम से हमने कितना कुछ सीखा कि भाई छोटी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। 1 से 100 तक की में टोटल भाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 1 से 50 तक की में टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी भाई, ठीक है। कौन सी सबसे सम संख्या होगी, ऐसी कौन सी संख्या होगी जो सम भी हो अभाज्य भी हो, ऐसी कौन सी संख्या होगी जो सम भी हो भाज्य भी हो, ठीक है। भाज्य और अभाज्य के हमने दूसरे नाम भी सीखे भाई। भाज्य को हम यौगिक संख्या भी बोलेंगे, संयुक्त संख्या भी बोलेंगे, संयुग्मी संख्या भी बोलेंगे। ऐसे ही अभाज्य को हम ऋण संख्या भी बोलेंगे या असंयुक्त संख्या भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी भाज्य और अभाज्य की आपके लिए जानकारी थी कि भाज्य संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं क्या होंगी। तो मैंने आपको
इस लेक्चर में भाज्य और अभाज्य, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, सारी संख्याओं का विस्तार में मैंने आपको समझाया कि कौन सी संख्या कौन सी होगी, कौन सी संख्या को कैसे पहचाने, सॉरी कौन सी संख्या कौन सी नहीं, कौन सी संख्या को कैसे पहचाने कि ये भाज्य होगी, अभाज्य होगी, सम होगी, विषम होगी, कौन सी होगी। तो मैंने आपको पूरा विस्तार में बताया संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, आप एक काम याद रखिएगा, देखिए मेरा YouTube पे 2 आईडी हैं, एक तो मेरी है, देखिए 2 आईडी है मेरी YouTube पे, आबिद सर मैथ क्लासेस, ठीक है, और दूसरी मेरी आईडी है YouTube पर ही आबिद सर बाई टॉक्स। ठीक है भाई, ये 2 आईडी हैं, ये वाली आईडी मेरी YouTube पे भी है भाई, इंस्टाग्राम पर भी है और मेरी फेसबुक पर भी है। ठीक है, ये आईडी मेरी यूट्यूब पर भी होगी, इंस्टाग्राम पर भी होगी, फेसबुक पर भी होगी, और ये दोनों आईडी मेरी यूट्यूब में भी होगी। आबिद सर मैथ क्लासेस, यहाँ पर सारी लॉन्ग वीडियो डाली जाएंगी, आपकी क्लास बाई क्लास, चैप्टर वाइज चैप्टर की वीडियो डाली जाएंगी, क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, सारी वीडियो इसी लेक्चर पर डलेंगी, जो लॉन्ग वीडियो होंगी, और जो शॉर्ट्स वीडियो होंगी वो आपकी कहाँ पर डलेंगी, आबिद सर बाई टॉक्स में डलेंगी। ठीक है, और आपको हर एक प्रकार की जानकारी देते रहेंगे समय समय पर कि भाई कौन से सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं आज के समय, कौन से सवाल पेपर में नहीं पूछे जा रहे आज के समय। ठीक है, अपडेट चीज़ आपको समय समय पर मिलती रहेगी भाई, आपको किन किन सवालों की तैयारी करनी है, ऐसा ना हो कि आप पुराने सवालों में लगे रहें जो सवाल आए नहीं। ठीक है, तो नए नए सवालों की आपको अपडेट मिलते रहेंगे कि भाई आपका कौन सा नया सवाल है, ऐसा कौन सा सवाल है जो अधिकतम 3-3 4-4 बार पूछा गया है, ऐसा कौन सा सवाल है भाई जो एक बार पूछने के बाद दोबारा नहीं पूछा गया है। तो क्लास 10, क्लास 12, क्लास 9, क्लास 11, धीरे धीरे सारी क्लासों को हम शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास 11th की भी मैथ पढ़ाई जाएगी, क्लास 12th की भी मैथ पढ़ाई जाएगी, क्लास 9th की भी मैथ पढ़ाई जाएगी, क्लास 11, 12, 9 जो सारी मैथों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा कि 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो। ठीक है, लॉन्ग वीडियो यहाँ पर डलेंगी, शॉर्ट्स वीडियो यहाँ पर डलेंगी। ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों की आईडी है, और ये दोनों आपकी यूट्यूब की आईडी है। ठीक है भाई, यूट्यूब पर आप सर्च करना आबिद अली मैथ क्लासेस, आईडी खुल जाएगी, इस पर सर्च करना आबिद अली वाइट टॉक्स, तो इसमें आपको शॉर्ट वीडियो दिखाई देंगी जो आपकी जानकारी की है। देखिए 2 आईडी बनाने का कारण है, इसमें तो आप ये भी देखोगे भाई जब आपके पास 1 से 2 या 2.5 घंटे का टाइम है तभी 1 घंटे की वीडियो देख पाओगे, और देखने के बाद भाई नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद रिवीजन भी करना है, लेकिन आपका जो बीच में 10-10 या 15-15 मिनट होंगी, उन 10-10 या 15-15 मिनट में आप इस आईडी को खोलना, इसमें शॉर्ट्स वीडियो होंगी, सारी वीडियो इम्पोर्टेंट होंगी। खाना खाते समय अगर आपका 10 मिनट है तो 10 मिनट में इस आईडी को आप देखना, और यहाँ पर कुछ जानकारी आपको प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे कि इस आईडी में मैं वर्गमूल डालूंगा, स्क्वायर डालूंगा भाई, कितने तक स्क्वायर ज्ञात करने, कितने तक वर्गमूल ज्ञात करने, कितने तक क्यू ज्ञात करने भाई, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो डालेंगे भैया, 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करें, 2 अलग अलग संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करें जो बहुत अलग अलग हों, जो लॉन्ग डिस्टेंस में संख्याएं हों। ठीक है, कैसे स्क्वायर जल्दी शॉर्ट्स में करें, ठीक है, कैसे स्क्वायर जल्दी लॉन्ग में करें भैया, ऐसी कौन सी ट्रिक लगाएं कि स्क्वायर जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ये सारी वीडियो आपकी यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने अभी संख्याओं का एक वर्गीकरण कराया है, दूसरे लेक्चर में संख्याओं के दोनों वर्गीकरण को मत समझाना नहीं पड़ेगा मुझे कि भैया संख्या इतने प्रकार की हैं, ये सारी चीज़ मैंने बता दी, केवल मुझे टेबल बनानी है। जैसे कि मैंने संख्या का पहला वर्गीकरण कराया था, टेबल बनवाई मैंने, संख्याएं कितने प्रकार की हैं, ये कितने प्रकार की, ये कितने प्रकार की। इसी प्रकार
संख्याओं का दूसरा वर्गीकरण कराऊंगा और विस्तार में, वहाँ समझाऊंगा नहीं कि भाई कौन सी संख्या क्या है, क्योंकि समझा मैंने याद दिया, वहाँ पर तो केवल मैं वर्गीकरण आपको बताऊंगा कि भैया संख्याएं इस टेबल को हम और विस्तार में देखें तो भाई ऐसे भी याद कर सकते हैं, और इसका और विस्तार देखें तो भाई तो संख्याओं के तीसरे वर्गीकरण को आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस आईडी को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।